और दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायोम पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 1 के जो गणित का सेक्शन है उसमें 40 प्रश्न आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस समय इस मुश्किल घड़ी में कोरोना के समय में आप लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित होंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रख रहे होंगे और उनकी मदद कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ते रहिए, धैर्य रखिए। ये भी मुश्किल समय कट जाएगा। कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जो वो कटता नहीं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, दोनों ही निकलते चले जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ढेर सारी त्रासदियाँ आई, वो सब भी चली गई, तो ये भी समय चला जाएगा। बस धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है और इंसानियत बनाए रखने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई, जबकि रेल स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई। औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी? तो ये हमारा प्रश्न था। तो सबसे इसमें पहले क्या करेंगे, 28 और 42 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा तो ये 84 क्या हो जाएगा आपका, ये मान लेते हैं रेलगाड़ी द्वारा टोटल चली गई दूरी है, तो 84 किलोमीटर क्या होता है, दूरी मान लेते हैं। अब जब रेलगाड़ी रुकते हुए चलती है तब लगा समय, जब रेलगाड़ी रुकते हुए चलती है समय लगा उसमें, तो 84 को हम 28 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब बिना रुके चलने में लगा समय, अब बिना रुके चलने में समय लग जाएगा, तो इसको हम भाग करते हैं, 84 को भाग कर देंगे 42 से, तो हमारा आ जाएगा 2 घंटे। तो वो 3 घंटे आ गया, 2 घंटे। अब क्या हुआ, अब 3 घंटे चलने में रुकी गाड़ी, कितना रुकती है गाड़ी 3 घंटे चलने में, तो 3 - 2 कर देंगे, तो ये 1 घंटे में आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है, जो अब आते हैं क्वेश्चन पर, औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये हमारा 1 घंटा आ गया, तो 1 घंटा आ गया तो वो क्या है, 1 घंटे को हम 3 से भाग कर दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 122 से 125 तक दिया गया है। यहाँ दिया गया है पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के उत्पादन तथा बिक्री के सिलसिले में किए गए विभिन्न व्ययों को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिया है जिल्द परिव्यय 18%, छपाई पर व्यय 35%, विज्ञापन परिव्यय 18%, रॉयल्टी 15%, कागज पर व्यय 4%, विविध पर व्यय 10%। तो आइए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या है पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्ययों के त्रिज्या खंडों की केंद्रीय कोणों की माप का अंतर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो चूँकि जो दिया हुआ है जिल्द का परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय जो प्रतिशत है वो बराबर है। जिल्द और विज्ञापन परिव्यय दोनों का, ये देखो ये दिया हुआ है सेम है, 18% इसका भी 18% इसका, ये सेम है, तब अतः केंद्रीय कोण का माप भी बराबर होगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब दोनों का जो केंद्रीय कोण का माप है वो बराबर है तो इसका अंतर भी बराबर होगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 प्रश्न है, यदि छपाई पर व्यय 17,500 रुपये हुआ तो भुगतान की गई रॉयल्टी क्या है। तो इसमें दिया होगा जो छपाई पर व्यय है वो 123, इस पर देखेंगे तो रॉयल्टी छपाई पर व्यय 35% है। तो 123 पे जो क्वेश्चन है छपाई पर 35% है, तो 35% बराबर दिया हुआ है 17,500, तो 1% 17,500 दिया हुआ है, 35% बराबर दिया हुआ है 17,500 दिया हुआ है। तो अब एक ज्ञात कर लेंगे, तो एक को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 35 से भाग दे देंगे, 35 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1% भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको भाग करेंगे तो 35 पंचे हो जाएगा, 35 पंचे 7500 हो जाएगा, तो 500 आ जाएगा हमारा, 500। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ज्ञात क्या करना है, भुगतान की गई रॉयल्टी, तो इसको जो है 500 आ गया, 500 को हम
500 के गुणा कर देंगे 15 से तो 7500 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 124 पर। 124 का छपाई बेखले त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप है। तो इसमें हो जाएगा आपका, जब मान लेते हैं वो 100% दिया हुआ 360 डिग्री, मतलब जो केंद्रीय परिवृत्त के कोण की माप होती है वो होती है 360 डिग्री होती है। तो 100% बराबर 360, तो 1% बराबर हो जाएगा 360/100 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि छपाई पर जो है 35% दिया है, तो 35% हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 360/100 गुणे 35 कर देंगे। ऐसा मैं दिखा दे रहा हूँ, 360/100 गुणे 35%। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 18 हो जाएगा। अब ये 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये 18 सत्ते 126 हमारा, 18 सत्ते 126, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125। 125 प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो विविध व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर, तो अभीष्ट जो प्रतिशत होगा वो होगा आपका 4/10 कर देंगे, और गुणे 100% कर देंगे। 10 10 100 हो जाएगा, तो 40% हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरह से हमारा 40% सही हो जाता है, जैसे कि सी ऑप्शन है सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो 126 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है इसमें क्योंकि रिवाइज हो रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि इसको 36/100 कर देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगली भी हो जाएगी 5/7, ये पहले से ही पता है। ये भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है 132, और ये जो इतने अंक के बाद है, तो एक ये हो जाएगा 999। तो ये हमारा सॉरी हाँ, ये 999 हो जाएगा। तो ये हमारा ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन इसमें टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके लिए ये नहीं होता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। 127 का ये रीजनिंग का प्रश्न जैसे लगता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 7 3 मतलब 3 दूनी 6 हो रहा है, और 1 जोड़ा जा रहा है, तो 7 दूनी 14 और 3 जोड़ा जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो 1 3 7 1 3, उसके बाद फिर 17 दूनी 34 7 41, और उसके बाद ऐसे ही बढ़ता चलेगा, कई चौक 84, 41 दूना 82 3 85, 41। तो इस तरह से कौन सा पद गलत दिया हो, तो इसमें जो गलत पद दिया हो आपका डी पद गलत दिया हो, क्योंकि 41 नहीं होगा। ये जो बताया मैंने 3 दूनी 6 और +1 वही फार्मूला लग रहा है। 3 7 दूनी 14 3 17, फिर ऐसे ही लगता है 1 3 बढ़ेगा, फिर उसके बाद 5 बढ़ेगा, तो इसमें 5 नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो है 17 दूनी 34 7 बढ़ रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 41 दूना 82 3 85 ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा 128वां, प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके अक्षरों का क्रम उल्टे बिना बिहाइंड शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बन सकते हैं। तो बिहाइंड से बन सकते हैं हमारे 2 ही बन सकते हैं, बी बन सकता है और हाइंड बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में क्वेश्चन मार्क जो दिया है वो क्या हो सकता है। तो ये 129 में 24 ये जो है 25 -1 हो जा रहा है, और ये 124 हो जा रहा है। उसी तरीके से 126 क्या होगा, और ये 126 क्या हो जाएगा, 25 और 1 जोड़ दिया जा रहा है, तो 126 हो जा रहा है। मतलब एक में कम किया जा रहा है, एक में ज़्यादा एक मतलब 5 का वर्ग किया जा रहा है तो 1 कम किया जा रहा है, और इसका क्यूब किया जा रहा है तो 1 बढ़ाया जा रहा है। तो उसी प्रकार 749 में 1 कम किया जा रहा है, और 7 जो 7 का क्यूब है और +1 किया जाएगा, उसमें 344 हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसका 5 का वर्ग करेंगे और 1 इसमें से माइनस कर देंगे, और उसी तरीके से 5 का क्यूब करेंगे और +1 कर देंगे। सेम टू सेम वैसे ही दूसरे वाले में वर्क करेंगे। 7 7 49, 1 कम करेंगे और 48 होगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 343, और उसमें 1 + कर देंगे 344 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 का
ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए गुणन किस नियम पर आधारित है? 130 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये क्रम विनिमय अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, जैसे 3 इंटू 2 करें तो या फिर 2 इंटू 3 करें तो 6 ही आएगा, तो वो क्रम विनिमय है, मतलब क्रम का आदान प्रदान किया गया तो इस पर क्रम विनिमय नियम है। अगला प्रश्न है 131 का ए की पावर एक्स भागे एक ए स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स का मान हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स भागे ए स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स का मान होगा 2। अगला प्रश्न है 132 हो जाएगा 1/2 की पावर 1/2 बराबर है, तो इसका ऑप्शन कहाँ है? हाँ, तो इसमें सिंपल सा इसमें माइनस लगा, सॉरी 1/2 बराबर 1/2 की पावर माइनस 1/2, तो इसमें क्या करेंगे 1/2 बराबर 1/, सॉल्व करेंगे तो 1/, फिर से वही करेंगे 1/, इसको ऐसे बता दे रहा हूँ मैं, इसको लिखेंगे 1/2 और इसके बटे अभी 1/2, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा, तो 1/√2 में हो जाएगा, तो ये जो है इसका मान हो जाएगा, इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारा इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको अगर ऐसे करेंगे 1/2 और 1/2 इसलिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 132 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ जाएगा, मतलब आ गया होगा लगभग। तो 1/2 जैसे 1/2 है और फिर से 1/2 करेंगे तो ये 1/2 में है, तो ये अंडर रूट में, क्योंकि इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 133वां, ए अनुपात बी बराबर 3:9, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है। ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 4 अनुपात, इसमें क्या करते हैं ए अनुपात, इसको डायरेक्ट करता हूँ मैं 3:9 और ये ए ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी का ज्ञात करना है, तो ए बी दिया हुआ है 3:9 और बी सी दिया हुआ है आपका 4:5, 4:5 दिया हुआ है। अब जहाँ पे खाली है वो इसको वाला भर देंगे ये, और ये वाला यहाँ पे खाली है 9, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करें 4 3 12 और 9 चौक 36 और 9 5 45, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4:12, क्योंकि 4 3 12 और ये 4 3 12 और 4 3 12 12 3 36 और 15 3 45 होता है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4 12 15। अगला प्रश्न है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 129 हो जाएगी, तो 129/10 कर देंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलाकर 30 हो गया। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात होगा, तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसे मान लेते नहीं है, कक्षा ए में छात्रों की संख्या x मान लेते हैं, कक्षा ए में छात्रों की संख्या x मान लेते हैं और बी में छात्रों की संख्या y मान लेते हैं। ए x मान लेते हैं और y मान लेते हैं ए में और बी में। तब क्या करेंगे, अब इसको जो है द्विघात समीकरण बना देंगे, तो 25x और 40x कर देंगे, 25x समीकरण बनाएंगे 25x प्लस 40y बराबर कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 30 दिया तो बराबर 30x प्लस y कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25x प्लस 40y बराबर 30x प्लस 30y आ जाएगा। दोनों ऐसे कर लेते हैं, एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं, 25x प्लस 40y बराबर 30 ब्रैकेट में x प्लस y,
इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 25x प्लस 40y बराबर 30x प्लस 30y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5x बराबर 10y। 5x बराबर 10y, तो x बराबर 10 अनुपाते 5, 10/5 हो जाएगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 135वां का। 135 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और ए और बी मिलकर उसके काम को कितने। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 136 इसको करेंगे 1/20 प्लस 1/30। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 तो 5/60 आ जाएगा। तो 12×5 = 60, 1/12 हो जाएगा। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, 12 दिन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आशा करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको। मज़ा ना आए एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो आपको। आप जितनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे उतनी अच्छे मैं आपको संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। संसाधन मेरे पास होंगे तो मैं और अच्छा आपको सामने आके पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जल्दी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो सामने आकर आपको पढ़ाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों से बताइए कि हाँ अच्छी क्लास है, क्वेश्चन अच्छे हैं यूपीएसआई के लिए। ये अभी यूपीएसआई के लिए चल रहा है, लेकिन आगे और भी बैचेज चलेंगे, तो आप लोगों को जोड़िए ज़रूर। अगला प्रश्न है 137, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 120 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ट्रक की चाल क्या है? तो 137 देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मान लेते हैं जो ट्रक की चाल है वो x किलोमीटर है, x किलोमीटर मान लेते हैं, और बस की अपेक्षित चाल मान लेते हैं 45x - x, 45 - x। ट्रक की चाल x मान लेते हैं और बस की अपेक्षित चाल मानते हैं 45 - x। तो आगे क्या करेंगे? अब जो समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे अपेक्षित चाल। अपेक्षित चाल कर देंगे, दूरी बटे चाल होता है, इसमें अपेक्षित चाल दिया होता है, अपेक्षित रख देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 30/60 × 60, तो 150, और मतलब बराबर करेंगे तो 1000 और 1045 - x। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 138। 138 में क्या कह रहा है? √2 और √3 वो √9 और करणी, 3 करणी 9, 4 करणी 16 और 5 करणी 32 सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 138 का इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धनात्मक भिन्न के अंशतः हर का योगफल 11 है। यदि अंशतः हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। भिन्न के अंश और हर में अंतर है, तो 139 का हमारा सही हो जाएगा। मान लेते हैं इसका x और y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार x + y बराबर दिया हुआ 11, ये समीकरण ए हो गया। और दूसरा समीकरण हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस, इसमें दो जोड़ देते हैं क्योंकि अंश में 2 जोड़ा जाता है और हर में भी 2 जोड़ देता है। तो x + 2/y + 2 बराबर, तो x/y बराबर 1/24। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा और y बराबर 6 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका क्या करना है अंतर ज्ञात करेंगे तो 5 और 6, तो इसमें अंश आ जाएगा आपका 6, हर आ जाएगा आपका 5 और अंश आ जाएगा 6। तो माइनस करेंगे तो 5 में 6 जाएंगे तो -1, आंसर सी हो जाएगा आपका सही। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगले वीडियो में आगे बताऊंगा। 140 के साथ देख लेते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तब
2 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें M1 D1 और M2 D2 का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें 2M + 3F बराबर 10 और इधर हो जाएगा 3M 3M + 3 थोड़ा सा 3M + 2F इसमें 8 हो जाएगा। इसमें 10 दिया हुआ है और 10 दिन में कर सकते हैं 8 दिन में। तो अब क्या करेंगे M और उसके बाद 2M दिया हुआ है 14F बराबर 4M, तो हो जाएगा 7F बराबर 2M। तो 2M + 3F बराबर हो जाएगा 2M + 3F बराबर हो जाएगा 7F हो जाएगा और 3F हो जाएगा, तो ये 10F हो जाएगा। अब उसी पे फॉर्मूले में रख देंगे 10F × 10 बराबर हो जाएगा D2 बराबर 12 सही 1/2 दिन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।